ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। रोहित अनिका को अपनी बाहों में उठाकर बेडरूम के अंदर ले गया। रोहित जैसे ही अनिका और अपने बीच के फासले को कम करने लगा, अनिका ने रोहित को धीरे से दूर धकेलते हुए कहा, जाओ पहले अपना मुंह धोकर आओ, यह कगार की स्मेल मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। रोहित को अचानक उस वक्त रियलाइज हुआ कि अभी कुछ देर पहले उसने सिगार के कुछ कस लिए थे। अनिका को वहीं बिस्तर के पास बिठाकर रोहित जल्दी से वॉशरूम की ओर चला गया। रोहित ने तेजी से अपने टूथब्रश पर पेस्ट लगाकर ब्रश करना शुरू कर दिया। रोहित के दिल की धड़कनें काफी तेज होने लगी थी। आखिरकार रोहित की जिंदगी में वह पल आ ही गया था जिसका उसे बेसब्री से इंतजार था। ब्रश करते वक्त रोहित के चेहरे पर बार बार मुस्कान आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे रोहित अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, मगर वह पूरी तरह से नाकामयाब हो रहा था। किसी तरह अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखते हुए रोहित ने अपना मुंह धोया और फिर से बेडरूम में चला गया। मगर बिस्तर के पास आते ही रोहित ने देखा कि अनिका अपनी आंखें बंद करके गहरी नींद में सो चुकी थी। रोहित अनिका की यह आदत अच्छी तरह से जानता था। बिस्तर पर लेटने के बाद लगभग कुछ ही सेकंड में अनिका गहरी नींद में सो जाती थी। आज उसे ऐसा लगने लगा था जैसे उसने अपनी जिंदगी का सबसे हसीन मौका गवा दिया था। जैसे ही रोहित कभी सिगार नहीं पीता था, मगर आज उसे सिगार पीने के नुकसान के बारे में अच्छी तरह पता चल रहा था और मन ही मन रोहित ने तय कर लिया था कि वह आज के बाद कभी सिगार को हाथ नहीं लगाएगा। मगर रोहित भी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। रोहित बार बार कमरे में कोई न कोई आवाज करने की कोशिश कर रहा था। कभी बाथरूम का दरवाजा बंद करता तो कभी प्लस की आवाज से अनिका को जगाने की कोशिश करता, कभी हेयर ड्रायर से अपने बालों को सुखाने की कोशिश करता तो कभी जानबूझकर खांस लेता। मगर कई कोशिशों के बाद भी रोहित अनिका को जगाने में कामयाब नहीं हो पाया। लगभग 2-3 घंटे गुजर चुके थे, मगर रोहित हार मानने का नाम नहीं ले रहा था। आखिरकार रोहित वहीं बिस्तर के पास बैठकर रात भर अनिका को देखता रहा। अनिका दोपहर 12 बजे तक सोती रही। जब अनिका ने हल्की सी अंगड़ाई लेते हुए अपनी आंखें खोली तो चौंकने की वजह से अनिका के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। रोहित आंखों में नीचे गहरे काले गड्ढे लिए अनिका को देखे जा रहा था। रोहित रात भर सोया नहीं था, बस वह यहीं बैठा हुआ अनिका की जागने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही अनिका जागी, रोहित ने अपनी आंखें मसलते हुए कहा, गुड मॉर्निंग स्वीटहार्ट। अनिका हैरानी से रोहित की ओर देख रही थी। अनिका ने रोहित से पूछा, क्या तुम पूरी रात सोए नहीं? रोहित ने बहाना बनाते हुए अनिका से कहा, नहीं, दरअसल बात यह है कि मुझे एक प्रोजेक्ट पर काम करना था, इसलिए मैं सो नहीं पाया। अनिका ने देखा कि आसपास कहीं रोहित का लैपटॉप नजर नहीं आ रहा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह किस तरह का प्रोजेक्ट था जो बिना लैपटॉप के रोहित अनिका की शक्ल देखकर पूरा करने की कोशिश कर रहा था। अनिका सुबह सुबह रोहित की बातों में अपना वक्त जाया नहीं करना चाहती थी। वो सीधे फ्रेश होने के लिए बाथरूम के अंदर चली गई। उसके जाते ही रोहित अपनी जगह बिस्तर पर लेट गया। वो जिस पीलो को सर के नीचे रखकर सोई थी, रोहित उसी पीलो में अपना मुंह डालकर अनिका की मौजूदगी महसूस करना चाहता था। तभी अचानक कमरे के बाहर से कुछ धीमी आवाजें रोहित के कानों पर पड़ी। रोहित समझ चुका था कि कमरे के बाहर कोई मौजूद था। अपने आप को पूरी तरह से अलर्ट करते हुए रोहित धीरे धीरे दरवाजे की ओर आगे बढ़ने लगा। रोहित ने जब कान लगाकर सुना तो उसे ये महसूस हुआ कि कुछ लोग उसके दरवाजे के बाहर खड़े थे। उनके कदमों की आहट रोहित महसूस कर पा रहा था। रोहित ने जब कमरे के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे को ऑन करके देखा, तब उसे एहसास हुआ कि कमरे के बाहर भूमिका, रिया और आर्यन प्रिंसेस लतिका साथ में खड़े थे। भूमिका रिया की ओर हैरानी से देख रही थी। भूमिका ने रिया से पूछा, क्या सचमुच तुम्हारे मॉम और डैड एक साथ पूरी रात इस कमरे में रहे? आर्यन भूमिका की इस बात का जवाब देते हुए कहने लगा, हाँ, वह दोनों अंदर ही सोए हुए हैं। मॉम तो देर से उठती हैं, मगर डैड को अब तक उठ जाना चाहिए था। पता नहीं वह क्यों नहीं जागे। इस बात पर मुस्कुराते हुए भूमिका ने कहा,
अब आदत डालो, तुम्हारे डैड भी तुम्हारी मॉम की तरह रोज देरी से उठा करेंगे। आर्यन और रिया समझ नहीं पा रहे थे कि भूमिका ने ऐसा क्यों कहा था। तभी रिया ने भूमिका से कहा, नहीं, कल हमने टेरेस गार्डन से देखा था कि मॉम को डैड ने अपनी गोद में उठा लिया था। हो सकता है मम्मा की तबीयत ठीक ना हो और वह चल ना पा रही हो। मुझे लगता है कि हमें दरवाजा नॉक करके उनसे पूछना चाहिए कि अब मम्मा की तबीयत कैसी है। आर्यन ने रिया की बात काटते हुए कहा, अरे नहीं, मुझे नहीं लगता कि मॉम की तबीयत खराब थी। मैंने भी उन दोनों को देखा था। मुझे लगता है मॉम के पाँव में मोच आ गई होगी और इसीलिए डैड ने मॉम को अपनी गोद में उठा रखा था। दोनों बच्चों की बात सुनकर भूमिका जोर जोर से हंसने लगी। भूमिका को इस तरह हंसते हुए देखकर आर्यन ने कहा, मेरी मॉम को चोट लगी है और आप हंस रही है। रिया भी भूमिका की हंसी पर नाराज होकर भूमिका से कहने लगी, किसी के दर्द पर इस तरह हंसना नहीं चाहिए, यह काफी बुरे मैनर्स होते हैं। रिया के कंधे पर हाथ रखकर भूमिका ने कहा, अरे नहीं नहीं, तुम्हारी मॉम को ना तो चोट लगी है और ना ही उनकी तबीयत खराब है। एक्चुअली तुम्हारे मॉम और डैड तुम्हारे लिए एक और भाई बहन की तैयारी कर रहे हैं। अंदर खड़ा रोहित ये सब कुछ अपने कान दरवाजे पर लगाकर सुन रहा था। भूमिका रिया के साथ जिस तरह की बातें कर रही थी वह सुनकर रोहित के होश उड़ गए। इससे पहले कि भूमिका रोहित और अनिका के लिए और ज्यादा शर्मिंदगी खड़ी करती, रोहित ने दरवाजा खोलकर भूमिका से कहा, यह किस तरह की बातें कर रही हो तुम मेरी बेटी के साथ? तुम्हारी अकल ठिकाने पर तो है? रोहित की शक्ल देखकर भूमिका जोर जोर से हंसने लगी। भूमिका को हंसता हुआ देखकर रोहित शॉक हो गया। भूमिका ने रोहित से कहा, अरे भाई, मुझे तो लगता है रात भर तुम सोए नहीं हो। जरा देखो, तुम्हारी शक्ल पर 12 बज रहे हैं। बेचारी अनिका की शक्ल तो दिखाओ मुझे। मैं जानती हूँ कि तुम कई दिनों से अपनी फीलिंग्स अपने मन में दबाए बैठे हो, मगर इसका मतलब यह नहीं कि पूरी जिंदगी की कसर एक ही रात में उतार दी जाए। भूमिका की ऐसी बातें रोहित को ज्यादा शर्मिंदा कर रही थी। रोहित भूमिका से कहने लगा, अरे यह क्या बात कर रही हो तुम? सचमुच तुम्हें तो अकल ही नहीं है, कब कहाँ कैसी बातें करनी चाहिए। भूमिका ने रोहित की सिचुएशन का फायदा उठाते हुए रोहित को और परेशान करते हुए कहा, अक्ल तो मेरे भाई में भी कुछ कम है। 3 बच्चों को जन्म दे चुके हैं। मेरे दोस्त, अब जरा संयम रखो अपने आप पर। इतनी बड़ी डॉक्टर है, बच्चे पैदा करने के अलावा भी उसके पास और कई काम है। यह बात सुनते ही रोहित ने भूमिका के चेहरे पर दरवाजा बंद कर दिया। रोहित ने सोचा कि जितनी देर वह भूमिका के सामने खड़ा रहेगा, भूमिका उसके लिए सिचुएशन उतनी ही बिगाड़ती जाएगी। और बच्चों के सामने रोहित और शर्मिंदा नहीं होना चाहता था। आयशा अपने विला के ग्रीन हाउस में अपने फूलों और पौधों के बीच बैठी उनके लिए दवाइयां बना और फर्टिलाइजर्स बोतलों में भर रही थी। तभी अचानक आयशा के विला में तेजी से एक कार आकर रुकी। आयशा अपनी जगह से खड़ी होकर यह देखने की कोशिश करने लगी कि आखिर कार में कौन आया था। सालों बीत चुके थे। आयशा के घर पर उसे मिलने कोई आता जाता नहीं था, सिवाय कि पिछले कुछ दिनों में अनिका और श्रेया के अलावा विला में अब आने जाने वाले लोग भी काफी कम हो चुके थे। तभी आयशा ने देखा कि कार से हंसराज, मारवा और देविका उतरकर ग्रीन हाउस की ओर जाने लगे। आयशा समझ नहीं पा रही थी कि आखिर अब हंसराज देविका को लेकर उससे मिलने क्यों आया था। जैसे ही हंसराज को पता चला कि आयशा ग्रीन हाउस में थी, वह सीधे ग्रीन हाउस के अंदर दाखिल हो गए। हंसराज के पीछे पीछे देविका भी आकर खड़ी हो गई। आयशा को देखकर हंसराज ने कहा, किस तरह की औरत हो तुम? तुम्हारे कहने पर मैंने सब कुछ छोड़ दिया, यहाँ तक कि अपने खानदान को, अपने पुश्तैनी मकान को छोड़ दिया, यह सोचकर कि कम से कम तुम मेरे बेटे को अच्छी परवरिश दोगे। मगर आज 20 साल गुजर गए और मुझे पता लगता है कि तुमने हमारे बेटे को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया था। अरे एक छोटे से बच्चे ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? अगर तुम उसके साथ रहना नहीं चाहती थी, उसे इंसान से पत्थर बनाना चाहती थी, तो फिर उस वक्त मुझसे कह क्यों नहीं दिया? आखिर तुमने रोहित के साथ इस तरह का बर्ताव क्यों किया? हंसराज ने जिस तरह के इल्जाम आयशा पर लगाए थे, उसी तरह के इल्जाम पिछले 20 सालों से आयशा पर लगते आ रहे थे। समाज के लोग आयशा को एक इनसेंसिटिव और बिल्कुल पत्थर दिल माँ समझते रहते थे, जिसे अपने छोटे से बच्चे से भी प्यार नहीं था। मगर जब यही बात हंसराज ने आयशा से कही तो आयशा अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाई। आयशा ने भी अपनी आवाज ऊंची करते हुए हंसराज से कहा,
इस दुनिया में तुम यह सवाल कभी मुझसे मत पूछना कि मैंने रोहित के साथ ऐसा क्यों किया था। तुमने मुझे मजबूर किया है एक पत्थर दिल माँ बनने के लिए। हंसराज आयशा की यह बात सुनते ही गुस्से से तिलमिला उठे। उन्होंने आयशा से कहा, मुझे तो लगता है इस सब के पीछे तुम्हारी कोई बहुत गहरी साजिश है। अगर यह सब कुछ तुमने पैसों के लिए किया है तो मुझसे कह देती। तुम्हें जितना पैसा चाहिए होता मैं तुम्हें दे देता, मगर कम से कम अपने बेटे को अपने साथ रखता। आज अगर मैं अपने बेटे को देखता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे उसके अंदर का इंसान खत्म हो चुका है, उसका दिल पत्थर का बन चुका है। मैंने 20 साल तक अपने बेटे को तुम्हारे हवाले इसलिए नहीं छोड़ा था ताकि तुम उसे एक पत्थर बनाकर मेरे हवाले कर दो। आयशा ने पलटकर जवाब देते हुए कहा, अगर तुम्हें अपने बच्चे की इतनी ही परवाह थी तो 20 साल में उससे मिलने क्यों नहीं आए? क्यों कभी यह देखने भी नहीं आए कि उनकी परवरिश कैसी चल रही थी? आयशा के सवाल पर हंसराज ने अपना सर झुका लिया। कुछ देर बाद एक लंबी सांस लेते हुए हंसराज ने आयशा से कहा, मैं 20 साल तक सिर्फ इसलिए रोहित के साथ कांटेक्ट नहीं करता था क्योंकि मैं तुम लोगों के हंसते खिलते माँ बेटे के परिवार में एक कांटा नहीं बनना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि रोहित माँ और बाप के प्यार में किसे चुने, उस कंफ्यूजन में अपना बचपन गुजारता रहे। तुम्हारी और रोहित की भलाई के लिए मैंने यह सब कुछ किया और आज तुम मुझको दोष दे रही हो। इस बात पर आयशा ने हंसराज को ताना कसते हुए कहा, मान गई? चाहे तुम कितने भी गलत क्यों ना हो, मगर तुम्हारे मुंह से हमेशा अपने लिए सहानुभूति ही निकलती है। तुम जिस तरह से बात करते हो ऐसा लगता है कि जैसे सारा कसूर मेरा था, और तुम्हारा तो कोई कसूर ही नहीं था। 20 साल पहले अचानक ही इस औरत के साथ रिलेशंस बनाकर तुमने मुझे धोखा दिया था। यह बात तुम भूल चुके हो। आयशा की इस बात पर देविका ने आगे बढ़कर उससे कहा, हमारी रिलेशनशिप को एक गंदी गाली बनाने की कोशिश मत करो। तुम पहले भी ये करने में नाकामयाब रह चुकी हो, मगर जीत हमारे प्यार की हुई है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वह तो होना ही था। यूँ समझ लो कि तुम्हें अपने किए का बदला मिल गया, और यह तो हमारा बड़प्पन था कि बावजूद इसके कि सारी गलतियां तुम्हारी थी, हंसराज ने अपने बाप दादा की इतनी बड़ी प्रॉपर्टी को तुम लोगों के हवाले करके खुद एक अलग जीवन बनाया और 20 साल में फिर से अपनी काबिलियत के दम पर अमेरिका में इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया है। मगर अब हमें इस बात की खुशी है कि हम फिर से मारवा परिवार के साथ एक होने जा रहे हैं। देविका की यह बात सुनकर आयशा चौंक गई। देविका के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह जानबूझकर आयशा को पूरी तरह से अंदर से तोड़ देना चाहती थी। देविका बार बार आयशा के सामने यह साबित करना चाहती थी कि रोहित और मारवा परिवार के बाकी लोगों के साथ अब हंसराज और देविका के काफी अच्छे रिलेशंस हो गए थे। देविका ने हंसराज का एक हाथ अपने हाथों में लिया और बड़े ही प्यार से हंसराज के कंधे पर अपना एक सर रखकर आयशा मारवा की ओर देखकर कहा, मैंने हंसराज ने पिछले 20 सालों में काफी मेहनत करके अपना खुद का एक बिजनेस एम्पायर खड़ा किया है। तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि मारवा खानदान के पास उन्होंने कभी किसी की मदद की उम्मीद नहीं रखी। इकलौता बेटा होने के नाते अगर वह चाहते तो मारवा खानदान के पास प्रॉपर्टी से अपना हिस्सा मांग सकते थे, मगर हंसराज ने ऐसा नहीं किया क्योंकि वह जानते थे कि तुम्हें अपने बेटे की परवरिश करने के लिए न सिर्फ मारवा खानदान के नाम की बल्कि मारवा खानदान की प्रॉपर्टी की भी जरूरत पड़ेगी। इसलिए सब कुछ यहीं छोड़कर वह सिर्फ मुझे लेकर विदेश चले गए। और तुम तो अच्छी तरह से जानती हो कि हंसराज कितने टैलेंटेड हैं। अपने ही बलबूते पर विदेश में अपना एक बिजनेस एम्पायर स्थापित कर दिया है। देखते ही देखते वहाँ के बड़े बिजनेसमैन में हंसराज मारवा का नाम लिया जाने लगा। आज हमने सोचा सालों बाद अपने वतन लौट आएं और यहाँ पर अपने बिजनेस के पंख फैलाएं। और यह बात तो सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर यहाँ बिजनेस में अपना नाम जमाना है तो मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की मदद के बिना तो यह चीज पॉसिबल ही नहीं है। और आखिर मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का मालिक रोहित मारवा हंसराज का बेटा है। कब तक बेटा बाप से नाराज रह पाएगा? देखते ही देखते बाप बेटे के बीच फिर से सुलह हो जाएगी और बाकी परिवार वालों की तरह रोहित और हंसराज के बीच भी बाप बेटे वाली दोस्ती बरकरार हो जाएगी। मगर यह मत सोचना
मैं यह सब कुछ तुम्हें जलाने के लिए कह रही हूँ। इनफैक्ट मैं तो यहाँ तुमसे भीख मांगने आई हूँ कि अब हमारे हंसते खिलते परिवार को तुम किसी भी तरह की मुसीबत में मत डालना। मैं देख रही हूँ कि यहाँ इतने शानदार बंगले में तुम काफी अच्छी तरह से अपनी जिंदगी गुजार रही हो। तुम्हारी पर्सनल लाइफ से हमें कोई लेना देना नहीं। यहाँ तक कि हमने तो यह भी सुना है कि कोई है तुम्हारा खास, जिसके साथ भले ही तुम्हारी शादी नहीं हुई है मगर बिल्कुल पति जैसे ही संबंध है। तुम डरो मत, हम कभी यह जानने की कोशिश भी नहीं करेंगे कि वह आदमी कौन है, क्या करता है। तुम्हारी पर्सनल लाइफ तुम्हें मुबारक। अब बस हमारे हंसते खिलते परिवार को अपने हाल पर छोड़ दो। देविका की ऐसी बातें आयशा के दिल में एक गहरा जख्म कर रही थी। देविका ने आयशा से वह बात कह दी थी जिसे सुनकर किसी भी औरत का सर शर्म से झुक जाता। देविका की बातों का जितना असर आयशा पर नहीं हुआ था, उससे भी कहीं ज्यादा असर आयशा को इस बात से हुआ था कि यह सब कुछ सुनने के बाद भी हंसराज ने देविका को रोकने की कोशिश नहीं की थी। देविका ने हंसराज का हाथ कसकर थाम लिया और आयशा की ओर देखकर कहा, मुझे लगता है अब हमें चलना चाहिए। अभी हमारे रहने का कोई ठिकाना नहीं है, तो जब तक हमारा खुद का एक ठिकाना नहीं बन जाता तब तक हम मारवा हाउस में पूरे परिवार के साथ रहेंगे। मगर इस वक्त जरा हमें पहले रोहित के घर भी जाना है। वह क्या है ना कि बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैंने उन्हें जो तोहफे दिए हैं वह उन्हें बेहद पसंद आए हैं, खासकर रिया को। हम जब वहां से निकले तब जिद करने लगी कि मारवा हाउस जाने से पहले एक बार हमें फिर से रोहित की विला पर जाना होगा और कुछ देर रिया के साथ खेलकर हम बड़े घर जा सकेंगे। बच्चों का देविका के साथ इतनी जल्दी इतना दोस्ताना हो गया था। यह बात सुनकर आयशा के दिल में जैसे एक साथ हजारों कांटे चुभने लगे थे। भले ही यह बात देविका ने काफी पोलाइटली कही थी, मगर देविका भी यह बात अच्छी तरह जानती थी कि ऐसी बात सुनकर जरूर आयशा के दिल पर गहरी चोट लगेगी। इससे पहले कि देविका और हंसराज आयशा मारवा की और इंसल्ट कर पाते, आयशा ने उन दोनों को हाथ के इशारे से बाहर का रास्ता दिखाते हुए कहा, मेरे ख्याल से आज के बाद ना मैं तुम्हारी लाइफ में दखल अंदाजी दूंगी और ना ही तुम लोग कभी इस तरफ मोड़ कर देखना। और अभी इसी वक्त अगर तुम लोग यहाँ से चले नहीं गए तो मजबूरन मुझे पुलिस को बुलाना होगा। आयशा को गुस्से से तिलमिलाया हुआ देखकर देविका के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आने लगी। देविका को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके कलीजे को ठंडक महसूस हो रही थी। मुस्कुराती हुई देविका हंसराज का हाथ पकड़कर ग्रीन हाउस से बाहर चली गई। हंसराज और देविका के जाते ही आयशा जैसे इमोशनली बिल्कुल टूट गई थी। देविका ने जब कहा कि रोहित के घर पर वह बच्चों से मिलने जा रही थी, तब आयशा का दिल टूट गया था। बड़े तो बड़े, मगर बच्चे भी अब देविका और हंसराज के साथ हो गए थे। जिन बच्चों को सीने से लगाकर आयशा उन्हें बहुत प्यार देना चाहती थी, अब वही बच्चे देविका को दादी माँ कहकर पुकारेंगे। यह बात सोच सोचकर आयशा की आंखें भर आई थी। जैसे ही सावित्री ने देखा कि आयशा इमोशनली टूट चुकी थी, वह दौड़कर ग्रीन हाउस के अंदर आई। सावित्री के आते ही आयशा मारवा ने अपने आप को संभालते हुए टॉपिक बदलते हुए सावित्री से कहा, सावित्री, आजकल तुम्हारा ध्यान इन फूलों पर नहीं है। जरा देखो इन फूलों को। मैंने तुमसे कहा था ना, यह खास किस्म के गुलाब हैं। अगर इन्हें वक्त पर सूरज की रोशनी ना मिले और वक्त पर पानी ना मिले तो इनका रंग उतरता जाता है। सावित्री जान चुकी थी कि आयशा अपने दर्द को छुपाने के लिए बात बदल रही थी, मगर वह अपनी मालकिन को अच्छी तरह से पहचानती थी। सबके सामने इमोशनल होना आयशा की फितरत में नहीं था। कुछ देर वह अब ग्रीन हाउस में सावित्री और आयशा काम करते रहे। देखते ही देखते शाम हो गई। आसमान में अंधेरा छाने लगा। ग्रीन हाउस की डिम रोशनी में आयशा की आंखों से आंसू चमकने लगे थे। सावित्री को समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसी सिचुएशंस में अपनी मालकिन को कैसे संभाले। कुछ देर बाद सावित्री उठकर अंदर डिनर की तैयारी करने चली गई। सावित्री के जाते ही आयशा सारा कामकाज छोड़कर एक कोने में मायूस उदास होकर बैठ गई। आयशा आसमान में तारों की ओर देखकर यह समझने की कोशिश करती रही कि आखिर उसकी जिंदगी में उसने ऐसा क्या पाप किए थे जो आज उसे इस तरह दिन देखना नसीब हो रहा था।
अपने बेटे के भविष्य के लिए आयशा ने अपने बेटे को हमेशा के लिए अपने से दूर कर दिया था। यहाँ तक कि आज आयशा ने अपने पोते पोतियों को भी अपने से अलग करने की कोशिश की थी। आयशा ने यह सब कुछ उनकी भलाई के लिए किया था, मगर तब वह यह नहीं जानती थी कि इस दुनिया में वह जिस औरत से सबसे ज्यादा नफरत करती थी, उसका अपना परिवार उसी औरत के साथ अब हंसी खुशी से रहने वाला था। पहले तो देविका ने हंसराज की जिंदगी से आयशा को निकाला था और अब धीरे धीरे पूरे परिवार में आयशा की जगह देविका लेने लगी थी। यह बात सोच सोचकर आयशा आंसू बहाने लगी थी। तभी अचानक उसके फोन पर एक अननोन नंबर से मैसेज आया। उस मैसेज में लिखा था, हेलो आयशा, मैं देविका। आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे बहुत बड़ा दुख है, मगर यकीन मानो मैंने कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा। मैं तो अभी भी हंसराज से यही कह रही थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम तुम्हें मदद करने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। बच्चों को मेरे साथ काफी अपनापन महसूस होता है। उन्हें मुझ में अपनी दादी में नजर आती है और मुझे बच्चों में अपना भविष्य। बस तुमसे भी यही प्रार्थना है कि मेरे इस हंसते खेलते परिवार से हो सके तो दूर ही रहना। वैसे यह मेरी धमकी नहीं है, यह मेरी रिक्वेस्ट है तुमसे। एक औरत होने के नाते तुम समझ सकती होगी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, और आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं तहे दिल से माफी मांगती हूँ। आयशा जान चुकी थी कि देविका माफी मांगने के बहाने से बार बार उसे यह एहसास दिलाना चाहती थी कि अब रोहित और मारवा परिवार को आयशा की जरूरत नहीं थी। यहाँ तक कि बच्चों को भी आयशा की जरूरत नहीं थी। यह मैसेज पढ़ने के बाद आयशा की सब्र का बांध टूट गया था। उसे रिया और आर्यन की याद सताने लगी। वो पिछले कई दिनों से रिया की लाइव स्ट्रीम फॉलो करती थी। रिया की लाइव स्ट्रीमिंग में अब उसके फैन नानो काफी कम आया करते थे। रिया को इस बात का अंदाजा नहीं था कि फैन नानो तो अब जब चाहे उसे देख लिया करते थे, इसलिए अब उन्हें अपनी नवासी से मिलने के लिए इंटरनेट का सहारा लेने की कोई जरूरत नहीं थी। मगर पिछले कुछ दिनों में फैन नानो की जगह एक इंटरनेट दादी ने ले ली थी। रिया की फ्रेंड लिस्ट में इंटरनेट दादी काफ़ी ऊपर की पोजीशन पर पहुंच गई थी। पिछले कई दिनों से आयशा रिया के साथ सोशल मीडिया अकाउंट पर चैटिंग करती रही थी। इस तरह वह अपनी पोती से अपनी नज़दीकियां बढ़ा रही थी और उसे यह भी एहसास नहीं होने दे रही थी कि वह सिर्फ उसकी इंटरनेट दादी नहीं बल्कि सचमुच की दादी थी। रिया भी काफ़ी प्यार से अपनी इंटरनेट दादी से बातें करती थी। आयशा जान चुकी थी कि शाम के 8 बज चुके थे और रिया का लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हो चुका था। अपनी प्यारी सी पोती को देखने के लिए आयशा ने अपने फ़ोन से अपना सोशल मीडिया अकाउंट लॉगिन किया, जिसका नाम आयशा ने इंटरनेट दादी ही रखा था। जैसे ही आयशा ने अपने अकाउंट में लॉगिन किया, रिया का चेहरा उसकी मोबाइल स्क्रीन पर फ्लैश होने लगा। रिया बड़े ही ध्यान से अपनी गेम खेल रही थी और अपने अपोजिट टीम वालों को एक के बाद एक ढेर कर रही थी। हमेशा की तरह रिया लोगों से बातें करके उन्हें यह एहसास दिलाना चाहती थी कि रिया इस गेम में कितनी स्ट्रांग है और उसकी अपोजिशन वाले कितने कमजोर। रिया की बातें सुनकर आयशा के चेहरे पर स्माइल आ गई। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दिन का इमोशनल स्टेट एक ही पल में उतर गया था। मगर आयशा की खुशी ज्यादा लंबी टिकने वाली नहीं थी। आयशा यह देखकर हैरान हो गई कि रिया के ठीक पीछे देविका बैठी थी। देविका ने अपना हाथ रिया के सर पर रखा था और बार बार रिया की गालों को चूम रही थी। यह नजारा देखकर आयशा का दिल बुरी तरह से टूट गया। आयशा का मोबाइल फोन उसके हाथों से गिर गया और वह फूट फूट कर वहीं ग्रीन हाउस में बैठकर रोने लगी। तभी अचानक उनके कंधे पर सावित्री ने हाथ रखा। उन्होंने सावित्री को अपने सामने देखकर अचानक ही अपनी आंखों से आंसू पोंछ लिए। सावित्री ने खाने की थाली आयशा के सामने रखी और कहा, कुछ खा लीजिए मैडम, काफी देर से आपने कुछ नहीं खाया। यही ग्रीन हाउस में बैठकर काम कर रही हैं आप। आयशा जानती थी कि सावित्री ने उनकी आंखों में आंसू देख लिए थे। इससे पहले कि सावित्री कोई सवाल कर पाती, आयशा ने अपने सामने पड़ी थाली उठाई और थाली में से एक निवाला अपने मुंह में रखा। निवाला मुंह में रखते ही आयशा ने थाली फिर से सावित्री को थमा दी और कहा, आज आलू की सब्जी कितने फीकी बनी है, कोई स्वाद ही नहीं है इसमें, ले जाओ इसे वापस, मैं नहीं खाऊंगी यह। सावित्री जानती थी कि सब्जी में कोई खराबी नहीं थी, बस आयशा कोई बहाना ढूंढ रही थी जिससे वह सावित्री को अपने से दूर भेज सके। इससे पहले कि सावित्री आयशा से और कोई बात करती, आयशा ने कहा, सुना नहीं तुमने, मैं खाना नहीं खाना चाहती, चली जाओ तुम यहाँ से।
सावित्री जान चुकी थी कि अब उनकी मालकिन को ज्यादा परेशान करना ठीक नहीं होगा, इसलिए आयशा को अपने हाल पर छोड़कर सावित्री ग्रीन हाउस से चली गई। सावित्री के जाने के बाद आयशा नीचे पड़े फोन को अपने हाथों में लिया, मगर इस वक्त आयशा ने अपनी फोन स्क्रीन पर जो देखा वह देखकर वह काफी हैरान रह गई थी। जब आयशा ने फोन फिर से अपने हाथ में लिया तो उसने जो फोन स्क्रीन पर देखा वह देखकर उससे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। नन्ही सी रिया काफी गुस्से में नजर आ रही थी। रिया के सामने खड़ी देविका रिया से कह रही थी, आखिर हुआ क्या है तुम्हें? तुम इस तरह मेरे साथ क्यों बात कर रही हो? मैं तुम्हारी दादी हूँ। देविका के मुंह से दादी शब्द सुनते ही रिया ने अपने हाथ में पकड़ी हुई डॉल जमीन पर पटकते हुए कहा, आप मेरी दादी नहीं हो और मुझे आपसे यह गिफ्ट भी नहीं चाहिए। प्लीज आप अपने गिफ्ट लेकर यहाँ से चली जाओ। आप जबरदस्ती हमारे घर में घुसकर हम पर अपना हक जताने की कोशिश कर रही हैं। मैं भले ही छोटी हूँ, मगर मुझ में इतनी समझ है कि कौन सचमुच मुझसे प्यार करता है और कौन मुझसे प्यार करने का नाटक करता है। यह सारी बातें मैंने अपनी बड़ी मौसी से सीखी है। आप मुझे बेवकूफ समझने की गलती मत कीजिएगा और आइंदा मेरे कमरे में बिना परमिशन के आने की कोशिश भी मत कीजिएगा। देविका अपने हाथ में जमीन पर फेंकी हुई गुड़िया पकड़कर कहने लगी, अरे देखो मैं तुम्हारे लिए और भी कई गुड़िया ला सकती हूँ। अगर तुम्हें यह कलर पसंद नहीं है तो मैं कलर चेंज करवा दूंगी। इतनी सी बात के लिए अपनी दादी माँ से कोई खफा होता है क्या? रिया ने यह बात सुनते ही अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखकर कहा, अब एक और बार भी आपने ऐसा कहा है कि आप मेरी दादी माँ हैं तो मैं अभी के अभी सिक्योरिटी गार्ड को कमरे में बुलाकर आपको मेरे कमरे से निकलवा दूंगी। अच्छा तो यही होगा कि आप चुपचाप मेरे कमरे से निकल जाइए और दोबारा कभी अपने आप को मेरी दादी माँ मत कहिएगा। जब रिया ने देखा कि देविका सब कुछ सुनने के बावजूद भी खड़ी रही तो रिया के सब्र का बांध टूट गया। रिया का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ चुका था। रिया ने अपने नन्हे हाथों से देविका को बाहर धकेलना शुरू किया। जब रिया ने देविका को धकेलना शुरू किया तब अचानक ही एक झटके से देविका ने अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर रिया को अपने से अलग किया। देविका के शरीर के जोर से सामने नन्ही सी रिया टिक नहीं पाई और वह जोर से जमीन पर जा गिरी। जैसे ही रिया ने अपने आप को जमीन पर गिरा हुआ पाया, नन्ही से रिया का ईगो हर्ट हुआ था। रिया खड़ी हुई और सीधे ही दौड़कर देविका की घुटनों से टकरा गई। जैसे ही रिया देविका की घुटनों से टकराई, देविका झटके के साथ जमीन पर गिर पड़ी। जमीन पर गिरते ही देविका जोर जोर से चिल्लाने लगी और अपनी पीठ पर हाथ रखकर कहने लगी, अरे मार दिया मुझे। किसी तरह देविका दरवाजे का सहारा लेकर फिर से अपने पैरों पर खड़ी हुई। जैसे ही देविका अपने पैरों पर खड़ी हुई, रिया ने दरवाजा खोलकर देविका को बाहर धकेलते हुए कहा, अगर आपको इतनी चोट लगी है तो जाइए सीधे अस्पताल। इस उम्र में अगर आपकी हड्डी टूट गई तो हड्डी का फिर से जुड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यह कहते हुए रिया ने देविका के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। रिया, जिसका गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ चुका था, अब वह ये भूल गई थी कि रिया की लाइव स्ट्रीमिंग ऑन थी। रिया के सारे फैंस ने यह सब कुछ लाइव स्ट्रीमिंग पर देख लिया था। यह देखने के बाद अचानक ही सोशल मीडिया पर तरह तरह की कमेंट नजर आने लगे। कई लोग रिया को बड़े बुजुर्गों के साथ इस तरह का व्यवहार करता हुआ देखकर ट्रोल करने लगे। कुछ लोग रिया को बदतमीज कहने लगे तो कुछ लोग उसे नकचढ़ी कहने लगे। एक फॉलोअर ने तो यहाँ तक लिख दिया कि रिया एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है जिसे बड़ों की रिस्पेक्ट करना बिल्कुल नहीं आता, और अगर इस उम्र में रिया ऐसी है तो बड़ी होकर क्या कर सकती है, इसका अंदाजा लगाना लोगों को अभी से लगा लेना चाहिए। अपने बारे में इस तरह के कमेंट देखकर रिया का गुस्सा और ज्यादा बढ़ने लगा था। रिया ने अपने ट्रोलर्स को जवाबी रिप्लाई लिखते हुए कहा, तुम लोग जो समझना चाहो समझ सकते हो। अगर मुझे हराना चाहते हो तो गेम में आकर मुझे हराओ। इस तरह की कमेंट करके तुम मेरी पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी नहीं कर सकते। रिया की हाजिर जवाबी देखकर जहां सब लोग रिया को ट्रोल करने में बिजी हो गए थे, वहीं एक चेहरा जो यह सब कुछ देखकर मुस्कुरा रहा था। ग्रीन हाउस के कोने में बैठी आयशा ने यह सब कुछ लाइव स्ट्रीमिंग में देख लिया था। एक दादी होने के नाते रिया के इस बर्ताव पर उन्हें बहुत अच्छा नहीं लग रहा था, मगर रिया ने यह बर्ताव जिस औरत के साथ किया था, आयशा अच्छी तरह से जानती थी कि वह औरत इस तरह का बर्ताव डिजर्व करती थी। अचानक ही आयशा को ऐसा लगने लगा कि जो चीजें आयशा खुद देविका के साथ करना चाहती थी
वह रिया ने देविका के साथ करके अपनी दादी का बदला पूरा किया था। जब देविका ने आयशा से कहा कि रिया और बाकी बच्चे देविका के साथ काफी घुल मिल गए हैं, तब आयशा को मन ही मन अपनी जिंदगी बिल्कुल व्यर्थ लगने लगी थी। जिन बच्चों के लिए और जिन परिवार के लिए उसने ममता की आहुति दी थी, वही बच्चे उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी दुश्मन के साथ मिलकर हंसी खुशी रह रहे थे। यह बात सोच सोच कर आयशा को अपनी जिंदगी पर घिन होने लगी थी। मगर रिया ने सबके सामने देविका को अच्छा सबक सिखाया था। आयशा ऐसी औरत नहीं थी जो दूसरों की तकलीफ देखकर खुश होती, मगर न जाने क्यों आज देविका की ऐसी हालत देखकर मन ही मन आयशा को काफी खुशी हो रही थी। वो ग्रीन हाउस से उठकर तेजी से बंगले के अंदर चली गई। अपने आंसू पोंछते हुए किचन के पास खड़ी सावित्री से वो कहने लगी, आज तो सचमुच तुम्हारे हाथों ने जादू कर दिया है। क्या लाजवाब आलू की सब्जी बनाई है। आज मुझे बहुत भूख लग रही है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। जरा जल्दी से मुझे खाना परोस दो। सावित्री को ऐसा लगने लगा था जैसे आयशा को भूलने की बीमारी हो गई थी। अभी कुछ ही देर पहले जिस खाने को उसने बेस्वाद कहा था, अब उसी खाने की तारीफ करने लगी थी आयशा। आयशा का यह बदला हुआ रूप देखकर सावित्री को हैरानी भी हो रही थी, मगर मन ही मन अपनी मालकिन को फिर से मुस्कुराता हुआ देखकर उसे राहत भी महसूस हो रही थी। खाने के कुछ निवाले अपने मुंह में रखने के बाद आयशा सोचने लगी कि देविका के मैसेज का क्या रिप्लाई दिया जाए। तभी आयशा ने सोचा कि मैसेज का रिप्लाई मैसेज में करने के बदले देविका को कॉल लगाया जाए। उसने देविका के नंबर पर कॉल लगाया। कॉल कनेक्ट होते ही देविका ने आयशा से कहा, अरे मैं बोल रही हूँ देविका, मैं ही तुम्हें मैसेज किया था। अभी अभी रोहित के घर से निकली हूँ। बच्चे तो मुझे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थे। किस तरह उन्हें मनाकर बाहर निकली हूँ। नन्ही सी रिया तो मुझे बाहर जाने ही नहीं दे रही थी। क्या तुम्हें पता है, मेरी साड़ी पकड़कर मेरे घुटनों के पास आकर खड़ी हो गई और मुझसे कहने लगी, दादी माँ आज रात यहीं रुक जाओ, मुझे कहानी सुनाओ। बड़ी प्यारी सी मुस्कान है बच्ची की। बात करते वक्त तो उसकी मुंह से जैसे फूल झड़ते हैं। काश तुम यहाँ होती तो देख पाती कि बच्चे कितने स्मार्ट और इंटेलिजेंट हैं। आजकल के ज़माने में ऐसे बच्चे बड़े नसीब वालों को ही मिलते हैं। आयशा जानती थी कि देविका हमेशा की तरह झूठ का सहारा लेकर उसे जलाना चाहती थी। देविका की पूरी बात सुनने के बाद आयशा ने खाने का निवाला चबाते हुए देविका से कहा, हाँ वह बात तो है, बच्चे सचमुच बहुत प्यारे हैं। बस बच्चों को झूठ पसंद नहीं है और झूठ बोलने वाले लोग तो बिल्कुल पसंद नहीं है। और नन्ही सी रिया तो काफ़ी गर्म मिजाज की है। अगर कोई जरा सा भी झूठ बोले तो उससे बर्दाश्त नहीं होता। वह चाहे कोई भी हो, उससे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है। देविका कुछ देर फोन पर खामोश रही। देविका को समझ नहीं आ रहा था कि आयशा यह किस तरह की बातें कर रही थी। देविका की कंफ्यूजन दूर करते हुए आयशा ने कहा, वैसे तुम्हें बता दूं, कमरे में तुम्हारे और रिया के बीच जो कुछ भी हुआ वह लोगों ने इंटरनेट पर लाइव देख लिया है। आयशा की यह बात सुनते ही देविका के होश उड़ गए। देविका को समझ नहीं आ रहा था कि वह आयशा की इस बात का क्या जवाब देती। देविका ने सोच लिया था कि रिया मोबाइल पर कोई गेम खेल रही है, मगर उसे यह नहीं पता था कि वह उस वक्त रिया सोशल मीडिया अकाउंट पर लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी, जिसके जरिए हजारों लोग रिया और देविका के बीच हुई बातचीत को सुन भी सकते थे और उनके बीच जो कुछ भी हुआ वह अपनी आंखों से भी देख चुके थे। लोगों के सामने अपनी इतनी बड़ी इंसल्ट हुई थी, यह खबर सुनकर देविका की सांसें जैसे उसके शरीर के अंदर जम गई थी। जब कुछ देर तक फोन पर देविका खामोश रही, तब अपनी बात आगे बढ़ाते हुए आयशा ने कहा, वैसे झूठ बोलने वाले लोग रोहित को भी बिल्कुल पसंद नहीं है। अभी तो तुमने छोटी सी रिया के तेवर देखे हैं। प्रार्थना करना कि कभी रोहित के साथ कभी इस तरह की उलझन में ना पड़ो, क्योंकि अगर रोहित अपने गुस्से पर से काबू खो बैठा तो तुम जानती नहीं कि क्या हो सकता है। और हाँ, इसे तुम मेरी धमकी मत समझना, मैं तो सिर्फ तुम्हें आगाह कर रही हूँ। आयशा की बातें अब देविका के लिए बर्दाश्त से बाहर होने लगी थी। आयशा ने बिना हाथ लगाए देविका का चेहरा लाल कर दिया था। देविका को इस वक्त ऐसा लग रहा था कि आयशा फोन पर उसे जमकर एक के बाद एक तमाचा मार रही थी, जिसका जवाब देविका के पास नहीं था। ना ही देविका आयशा मारवा को रोक पा रही थी और ना ही अपने बचाव में अपने आप को डिफेंड कर पा रही थी। जब आयशा मारवा की बातें देविका के लिए बर्दाश्त से बाहर होने लगी, तब उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया।
कॉल डिस्कनेक्ट होते ही देविका ने अपने दोनों हाथों से अपने ठीक बगल में बैठे हंसराज का कॉलर पकड़ लिया और कहा, यह किस तरह की मुसीबत में डाल दिया है तुमने मुझे। हंसराज और देविका दोनों टैक्सी में बैठकर मारवा खानदान के बड़े घर जा रहे थे। हंसराज ने देविका के दोनों हाथ अपने कॉलर से झटकते हुए कहा, यह सब कुछ तुमने किया है, अब तुम ही अपने किए का सामना करो। तुम्हें ही बहुत शौक था आयशा को नीचा दिखाने का और इसीलिए तो तुम यह सब कर रही थी, और जब तुम्हें खुद को मुंह की खानी पड़ी तो तुम मुझ पर इल्जाम डालने की कोशिश मत करो। देविका का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। देविका ने अपने दोनों हाथ मसलते हुए दांत कचकचाते हुए कहा, यह सब कुछ हुआ तो तुम्हारी वजह से ही है ना। तुमने उस पागल औरत के साथ ना शादी की होती और ना मुझे आज यह दिन देखना पड़ता। मेरी तो समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वह औरत चाहती क्या है। 20 साल से उस बंगले में अकेली रहती है, मगर फिर भी तुम्हारे खानदान के सर से उसका भूत उतरा नहीं है। पता नहीं क्या जादू टोना करती है वह औरत वहां बैठे बैठे। हंसराज ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए देविका से कहा, अब बंद करो तुम्हारी बकवास। मैं सब जानता हूँ, यह सब तुमने क्यों किया है। हंसराज की बात काटते हुए देविका ने कहा, अरे मैंने तो यह सब कुछ तुम्हारे खानदान के लिए किया, तुम्हारे परिवार के लिए किया है, ताकि मैं तुम्हारे परिवार के साथ घुल मिलकर रह सकूं और मेरी वजह से तुम्हें कोई परेशानी ना हो। मगर मुझे तो लगता है कि पिछले 20 साल मैंने तुम्हारे साथ यूं ही गुजार लिए हैं। मुझे तो लगता है कि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते। पता नहीं अपने दिल में आज तक कितने राज छुपाए बैठे हो। जरा मुझे बताओ, 20 साल पहले उस औरत के साथ ऐसा क्या हुआ था जो तुमने मुझे आज तक नहीं बताया। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें जायदाद से बेदखल कर दिया, तुम्हें बंगले से निकाल दिया, उस औरत को और रोहित को अपने साथ रख लिया। बावजूद इसके उस औरत ने 20 साल से मारवा हाउस में कदम भी नहीं रखा है। इसका क्या मतलब हो सकता है। अगर उस औरत को घर बुलाना ही नहीं था तो तुम्हारे खानदान ने तुम्हें बेदखल क्यों किया। आज तो मैं तुमसे यह बात जानकर ही रहूंगी। बताओ मुझे कि क्या हुआ था 20 साल पहले। वह क्या राज है जो आज तक तुमने मुझसे छुपा कर रखा है। हंसराज ने जोर से देविका का हाथ झटकते हुए कहा, मत करो यह तमाशा। अब अगर इसी तरह से तुम्हारा रवैया रहा तो बहुत जल्द तुम्हारी वजह से मेरे परिवार वालों के सामने मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। जरा अपने आप को संभालो। लोगों को नीचा दिखाने की रेस में तुम अपनी नजरों से गिरती चली जा रही हो। हंसराज की बातें देविका को तीर की तरह चुभ रही थी। देविका अपने इमोशंस पर काबू नहीं कर पा रही थी, इसलिए बार बार चीखती चिल्लाते हुए देविका ने हंसराज से पूछा, मैं इस वक्त और कुछ नहीं सुनना चाहती। मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि आखिर 20 साल पहले क्या हुआ था तुम दोनों के बीच में। हंसराज ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए देविका से कहा, पति पत्नी के बीच में कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें एक दूसरे के साथ शेयर नहीं किया जा सकता। हम दोनों की पर्सनल लाइफ है और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो शेयर नहीं की जा सकती। देविका की ये बात सुनकर बिल्कुल हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हंसराज क्या कहना चाहते थे। आखिर पति पत्नी के बीच से क्या पर्दा हो सकता था। आज इतने सालों बाद देविका को अचानक अपने बगल में बैठा आदमी बिल्कुल अनजान महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था कि पिछले 20 साल उसने एक अनजान आदमी के साथ गुजारे थे। जब देविका ने मन ही मन यह सारी बातें सोच रही थी तब टैक्सी मारवा हाउस जा पहुंची। मारवा हाउस पर पहुंचते ही एक सिक्योरिटी गार्ड ने टैक्सी की पिछली सीट की विंडो पर आया। सिक्योरिटी गार्ड के आते ही हंसराज ने अपनी विंडो का कांच नीचे किया। हंसराज मारवा 20 साल के बाद मारवा हाउस लौट रहे थे, इसलिए उन्हें लगा कि शायद सिक्योरिटी वाले उन्हें पहचान नहीं पाए होंगे। हंसराज मारवा बड़े ही एटीट्यूड से अपना एक हाथ खिड़की पर रखते हुए सिक्योरिटी गार्ड से कहा, गेट खोलो, मेरा नाम हंसराज मारवा है। यह नाम सुनने के बाद सिक्योरिटी गार्ड केबिन में बैठे अपने सीनियर ऑफिसर की ओर देखने लगा। सीनियर ऑफिसर समझ चुका था कि जूनियर सिक्योरिटी गार्ड से यह मामला हैंडल होने वाला नहीं था, इसलिए अपने केबिन से बाहर निकलकर उस सीनियर सिक्योरिटी गार्ड ने हंसराज की ओर देखकर कहा, माफ कीजिएगा सर, मगर आज के गेस्ट लिस्ट में आपका नाम नहीं है और हमें बिना अपॉइंटमेंट किसी को भी अंदर भेजने की इजाजत नहीं है।
सिक्योरिटी गार्ड की इस बात पर भड़कते हुए हंसराज ने अपनी कार का दरवाजा खोला और बाहर निकलकर अपने सूट को सीधा करते हुए उस सिक्योरिटी गार्ड से कहा, क्या तुम जानते भी हो तुम किस से बात कर रहे हो? तुम जिस बंगले की निगरानी कर रहे हो, मैं उस बंगले का मालिक हूँ। मेरा नाम हंसराज मारवा है। अब खोलो यह गेट और टैक्सी को अंदर जाने दो। हंसराज के इस रवैये से सिक्योरिटी गार्ड काफी हैरान हो गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। तभी एक सीनियर सिक्योरिटी गार्ड ने हंसराज के पास आकर कहा, हमें पता है आप कौन हैं, मगर माफ कीजिएगा, आपको अंदर जाने की इजाजत हम नहीं दे सकते। हंसराज ने अब सिक्योरिटी ऑफिसर की बातें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अपनी आवाज ऊंची करते हुए हंसराज ने सिक्योरिटी गार्ड से कहा, जरा यहाँ बुलाओ उसे जिसने तुम्हें ऑर्डर दिया है कि मुझे अंदर जाने की इजाजत नहीं मिल सकती। मैं भी देखना चाहता हूँ कि कौन है वह जो मुझे अंदर आने से रोक रहा है। जैसे ही हंसराज ने अपनी यह बात पूरी की, गेट के अंदर से एक आवाज हंसराज के कानों पर पड़ी, मैंने मना किया है आपको अंदर भेजने से। मारवा हाउस का ऑटोमेटिक सिक्योरिटी गेट धीरे धीरे खुलने लगा। सामने खड़े आदमी को देखकर हंसराज के होश उड़ गए। अपने दोनों हाथ जेब में डालकर रोहित गेट के उस पार खड़ा था। धीरे धीरे ऑटोमेटिक गेट बाप और बेटे के बीच से दूर होने लगा। हंसराज रोहित को देखते रहे। कुछ देर बाद रोहित ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए हंसराज मारवा से कहा, माफ कीजिएगा, आप अंदर नहीं आ सकते। हंसराज ने रोहित को देखकर अपनी आवाज में नरमी लाते हुए कहा, रोहित, ये किस तरह की बात कर रहे हो तुम? मैं तुम्हारा बाप हूँ, इस घर का बेटा, मुझे अंदर आने से कैसे रोक सकते हो? मैं जानता हूँ कि अब तुम मारवा खानदान के मुखिया हो। तुम्हारे ही कहे पर मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के हर फैसले लिए जाते हैं, मगर इसका मतलब यह तो नहीं कि तुम अपने पावर का इस तरह से इस्तेमाल करो और अपने ही बाप को घर में कदम रखने से मना कर दो। हंसराज ने यह बात कहकर रोहित को बहुत बड़े धर्म संकट में डाल दिया था। हंसराज ने बाप होने की बात कहकर यह जताने की कोशिश की थी कि रोहित एक ऐसा बेटा है जो अपने सगे बाप को अपने ही घर में आने से रोक रहा था। रोहित ने बड़े ही पोलाइटली मुस्कुराते हुए इस बात का जवाब देते हुए कहा, 20 साल पहले दादाजी ने आपको इस घर से बेदखल किया था। मैं तो सिर्फ उनके हुक्म का पालन कर रहा हूँ। बेशक आपको इजाजत देना या ना देना मेरे हाथों में नहीं है, मगर दादाजी ने जो फैसला किया है उसे बदलना भी मेरे हाथों में नहीं है। टैक्सी के अंदर बैठी देविका ने अपने कदम बाहर रखने की हिम्मत भी नहीं की। अभी अभी फोन पर आयशा ने देविका को अच्छा सबक सिखाया था और अब यहाँ मारवा हाउस के बाहर रोहित ने अपने ही पापा को घर में घुसने से रोक लिया था। देविका ने सोचा नहीं था कि 20 साल बाद अपने वतन लौटने के बाद उसे इस तरह की जिल्लत उठानी पड़ेगी। हंसराज समझ चुके थे कि अब रोहित के साथ बहस करने का कोई फायदा नहीं था। रोहित के स्वभाव के बारे में उन्होंने पहले ही सुन रखा था और आज उन्होंने खुद अपनी आंखों से रोहित के कड़क स्वभाव को भी देख लिया था। इसलिए अपनी नजरें झुकाए चुपचाप हंसराज मारवा सिक्योरिटी गेट से अपनी टैक्सी में बैठकर वापस चले गए। रोहित जाती हुई टैक्सी को वहीं खड़ा देखता रहा। रोहित ने अपने विला में भी हंसराज मारवा और देविका को सिर्फ इसलिए आने दिया था क्योंकि रोहित देखना चाहता था कि आयशा मारवा और हंसराज मारवा जब एक दूसरे के सामने आएंगे तब क्या होगा। रोहित कहीं न कहीं आयशा मारवा को प्रोवोक करके उनके सीने में दफन राज के बारे में खुद अपने कानों से सुनना चाहता था। मगर जब रोहित को इस बात का एहसास हो गया कि आयशा मारवा पर किसी भी बात का कोई असर नहीं हुआ था, तब रोहित के लिए हंसराज और देविका को ज्यादा एंटरटेन करना फायदे में नहीं था। इसलिए अपने दादाजी के फैसले को आगे रखते हुए रोहित ने हंसराज और देविका मारवा को हाउस में आने से रोक लिया। टैक्सी में बैठकर हंसराज मारवा काफी आग बबूला हो गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके ही अपने बेटे ने आखिर क्यों उन्हें इस तरह जलील करके घर से निकाल दिया था। तभी देविका ने अपना एक हाथ हंसराज के कंधे पर रखते हुए कहा, इस वक्त हम दोनों को ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए। लगता है माँ बेटे की कोई बहुत गहरी प्लानिंग है। हम एक काम करते हैं, मेरी माँ के घर चले जाते हैं, कुछ दिन वहीं पर रहेंगे और आगे क्या करना है इसके बारे में बड़े ही आराम से ठंडे दिमाग से सोचेंगे। हंसराज चाहते थे कि इसके अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं था,
इसलिए देविका की बात में हामी भरते हुए दोनों देविका की माँ के घर चले गए। अगले दिन सुबह जब आयशा को पता चला कि रोहित ने हंसराज और देविका को घर से निकाल दिया था, तो उनके चेहरे की चमक जैसे वापस लौट आई थी। उनके बेटे ने उनका साथ छोड़ा नहीं था, इस बात का उन्हें एहसास हो गया था। सुबह सुबह अपने ग्रीन हाउस में जाकर अपने पौधों को पानी देते हुए एक अरसे बाद आयशा अपना पसंदीदा गीत गुनगुनाने लगी थी। आयशा मारवा को इतना खुश सावित्री ने पहले कभी नहीं देखा था। सावित्री ने ग्रीन हाउस के अंदर आकर आयशा से पूछा, क्या बात है मैडम, आज तो आप बहुत खुश नजर आ रही हैं। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि ऐसा क्यों है? इतना तो मुझे भी पता है कि बात जरूर रोहित बाबा से जुड़ी हुई होगी। जरूर ऐसी कोई खुशखबरी है रोहित बाबा को लेकर जिसकी वजह से आप इतनी खुश हैं। आयशा ने पानी का कैन नीचे रखते हुए सावित्री से कहा, तुमने बिल्कुल ठीक समझा है। मैं आज इसलिए खुश हूँ क्योंकि अब मैं जान चुकी हूँ कि मेरा बेटा अपना ख्याल खुद रख सकता है। इतना बड़ा हो चुका है कि वह अच्छे बुरे के बीच में फर्क कर सकता है, और इतना ही नहीं, वक्त आने पर काफी चालाकी से भी काम कर सकता है। सावित्री पिछले कई सालों से जानती थी रोहित मारवा इंडस्ट्रीज का लीडर था। एक बिजनेस टाइकून के बारे में ऐसी बात सिर्फ एक माँ ही कर सकती थी। यह सावित्री भी अच्छी तरह से जानती थी। सावित्री ने मुस्कुराते हुए आयशा मारवा से पूछा, चलिए मैडम, दुनिया की नज़रों में तो थे ही, मगर अब रोहित बाबा आपकी नज़रों में भी बड़े हो गए हैं। क्या मैं जान सकती हूँ आपको इस बात का एहसास कब हुआ? आयशा ने सावित्री को अपने पास बिठाते हुए कहा, जरा सोचो, इतने सालों से हम इस बंगले में अकेले रहते हैं, मगर कभी किसी दुश्मन ने हम पर किसी तरह का हमला करने की या जबरदस्ती हमारे बंगले में घुसने की कोशिश नहीं की। पता है क्यों? सावित्री इस बात को अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए आयशा की बात का जवाब देते हुए सावित्री ने कहा, हाँ मैं जानती हूँ। रोहित बाबा ने हमारे आसपास काफी सिक्योरिटी लगा रखी है। भले ही वह लोग हमें दिखाई नहीं देते, मगर चोरी चुपके वह लोग हमारी सुरक्षा करते हैं। आयशा ने सावित्री की बात में हामी भरते हुए कहा, बिल्कुल सही, मगर जरा सोचो, फिर भी अचानक कल हंसराज और देविका हमारे घर में कैसे घुस आए? इसका मतलब साफ था कि रोहित ने अपने आदमियों से कहा होगा कि हंसराज और देविका को अंदर आने दिया जाए। रोहित अपनी माँ की परीक्षा ले रहा था। रोहित ने मुझ पर दबाव बनाने की कोशिश की ताकि मैं अपने सीने में दफन राज उसे बता दूं, और इसीलिए रोहित ने अपने घर पर भी देविका और हंसराज को बच्चों के करीब आने दिया। मगर जब रोहित को इस बात का एहसास हो गया कि मैं इतनी आसानी से अपने सीने में दफन राज को जाहिर नहीं करने वाली हूँ, तब उसके लिए हंसराज और देविका कोई काम के नहीं रहे। और इसीलिए कल रात जब उन दोनों ने मारवा हाउस में घुसने की कोशिश की तो रोहित ने उन्हें गेट से ही वापस भेज दिया। इसका मतलब साफ है कि रोहित उन दोनों से प्यार नहीं करता। सावित्री ने आयशा की बात आगे बढ़ाते हुए कहा, हाँ यह बात तो साफ है कि रोहित बाबा उन दोनों से प्यार नहीं करते, मगर अब यह बात भी साफ है कि रोहित बाबा आपसे कितना प्यार करते हैं। सावित्री की यह बात सुनते ही फिर से आयशा के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। वह फिर से मायूस होकर अपने आसपास लगाए फूलों की ओर देखने लगी। सावित्री ने अपना एक हाथ आयशा के कंधे पर रखते हुए कहा, मैडम, मुझे नहीं तो कम से कम अपने बेटे से ही अपने दिल के दबे राज को शेयर कर लीजिए। आप दोनों के बीच में यह जो कड़वाहट है उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दीजिए। आयशा ने अपने सामने लगे पौधों को हाथ लगाते हुए कहा, जरूर कर देती, अगर मैं एक माँ ना होती। अब मेरी जिंदगी के कितने साल बाकी हैं? 10 साल या 12 साल, ज्यादा से ज्यादा 20 साल। इन फूलों के साथ हंसते खिलती गुजार लूंगी मैं, मगर किसी भी हालत में मैं अपने बच्चे को जिंदगी में कांटे नहीं बो सकती। वैसे फूलों से मुझे याद आया, मैं एक बहुत ही शानदार और कीमती फूल मंगवाए हैं। वो किसी भी वक्त हमारे घर पहुंच रहे होंगे। याद रखना, उन फूलों का हमें खास ध्यान रखना होगा। दुनिया में वह फूल बहुत ही रेयर हैं। वैसे तो वह आर्किड हैं, मगर पीले रंग के हैं, यानी कि येलो आर्किड, जो कि बहुत रेयर होते हैं। आमतौर पर आर्किड्स में खुशबू नहीं होती, मगर इन आर्किड्स में सोंधी सोंधी सी खुशबू होती है। इनकी उम्र भी ज्यादा होती है। बस अब तो यही इच्छा है कि इन फूलों के सहारे मेरे आने वाली जिंदगी कट जाए। आयशा मारवा ने यह फूल एक इंटरनेशनल फ्लावर एजेंट से बहुत ही महंगे दाम पर खरीदे थे।
आज उन फूलों की डिलीवरी थी। आयशा ने सोचा कि एक बार उस एजेंट को कॉल लगाकर डिलीवरी का स्टेटस पूछ लिया जाए। जैसे ही आयशा ने उस एजेंट को कॉल लगाया, उस एजेंट ने आयशा का फोन कनेक्ट होते ही कहा, मैडम वैसे तो मैं यह फूल आपको बेच चुका था, मगर आई एम वेरी वेरी सॉरी, मुझे अब यह फूल मिसेज देविका मारवा को बेचने होंगे। फूलों के एजेंट का नाम सागर था। फोन पर अपनी आवाज ऊंची करते हुए आयशा ने कहा, देखिए सागर जी, यह ठीक बात नहीं है। आपने उन फूलों का सौदा मेरे साथ कर लिया था। मैंने आपकी कही हुई रकम आपको भिजवा भी दी थी, और अब आप इस तरह से ज्यादा पैसों के लिए यह दिल नहीं तोड़ सकते। अगर इसी तरह से आप बिजनेस करते रहें तो फिर बहुत जल्द लोगों का आप पर से विश्वास उठ जाएगा। चलिए, मैं भी तैयार हूँ रकम बढ़ाने के लिए। बताइए कितनी रकम ऑफर की है देविका ने आपको? सागर ने आयशा को शांत करते हुए कहा, देखिए आयशा जी, बात पैसों की नहीं है, ना ही आप तो जानती हैं कि मैंने यह फूल जिस फैमिली से मंगवाए हैं, वह लोग इन फूलों को अपनी जान से भी ज्यादा संभालते हैं। उन लोगों के पास इन फूलों की देखरेख करने के लिए अब समय नहीं है, और इसलिए उन लोगों ने यह सौदा मंजूर किया था। मगर सौदा करते वक्त उन लोगों ने मुझे एक लीगल एग्रीमेंट पर साइन करने के लिए भी कहा था। मुझे इस बात का ख्याल रखना होगा कि मैं जिस फैमिली के साथ इन फूलों का सौदा करूं, वह लोग भी इन फूलों को उतना ही प्यार देंगे जितना आज तक वह लोग इन फूलों को देते आए हैं। इन फूलों के पौधे की उम्र तकरीबन 7 से 8 साल की होती है, और अगर 6 साल के पहले इस पौधों को कुछ हो जाता है तो वह लोग मुझ पर लीगल एक्शन ले सकते हैं। अब हुआ यूं कि मैंने जिस डिलीवरी कंपनी के जरिए इन फूलों को विदेश से मंगवाया था, उनसे कोई गड़बड़ हो गई थी, और यहाँ आते आते उन फूलों पर ऐसे कीड़े लग गए हैं जिन्हें हटा पाना बहुत मुश्किल है। मैंने हमारे बॉटनिकल एक्सपर्ट से इस बारे में सलाह मशवरा किया, मगर उन्होंने कहा कि इन फूलों को बचा पाना बेहद मुश्किल है। जब मैंने यह बात इंटरनेट के जरिए काफी लोगों से शेयर करने की कोशिश की, तब मिसेज देविका मारवा आगे आई, और उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैं यह फूल उन्हें बेच दूं, तो वह जरूर इन फूलों को फिर से पहले की तरह तंदुरुस्त कर सकती हैं। इस पौधे को बचाया जा सकता है। अगर इस पौधे को बचाया नहीं गया तो मुझ पर बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए। आप खुद फूलों से बहुत प्यार करती हैं। पेड़ पौधों से आपको कितना प्यार है, यह बात मैं भी अच्छी तरह से जानता हूँ, और आप यह बात भी समझ सकती होंगे कि मैंने जिस फैमिली से इस पौधे को मंगवाया है, वह लोग इस पौधे को लेकर कितने इमोशनल हैं। अगर मैं इस पौधे को नहीं बचा पाया तो वह लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। मैंने लीगल एग्रीमेंट पर साइन किया है। आयशा अच्छी तरह जानती थी कि सागर बुरी तरह से फंस चुका था। न सिर्फ सागर के लिए बल्कि आयशा को उन फूलों के लिए भी काफी बुरा लग रहा था। फीले ऑर्किड्स काफी रेयर थे। यह सिर्फ स्विट्जरलैंड के कुछ भाग में पाए जाते थे, और अब लगभग पूरी दुनिया में नदारद हो चुके थे। आयशा ने सागर से कहा, मगर इसकी क्या गारंटी है कि अगर तुमने यह पौधा देविका के हवाले कर दिया तो वह इसे ठीक करके रहेंगे? इस बात का जवाब देते हुए सागर ने कहा, उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है कि वह इस बीमारी का इलाज जानती हैं। उनके पास कोई ऐसा है जो इस पौधे को ठीक कर सकता है। सागर की बात सुनकर आयशा हैरान हो गई। वह मन ही मन सोचने लगी कि क्या यह बात सच हो सकती थी कि देविका सचमुच फूल पौधों को लेकर काफी जानकार औरत थी, क्योंकि इस तरह के फूलों के बारे में जानकारी रखना किसी आम इंसान के बस में नहीं था। कुछ देर तक मन ही मन कुछ सोचने के बाद आयशा ने सागर से कहा, ठीक है, क्या तुम मेरे लिए सिर्फ इतना कर सकते हो? बस एक दिन मेरे लिए रुक जाओ। अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं भी इन फूलों का इलाज कर पाऊंगी तो तुम यह फूल मुझे दे दोगे। तुझे मुझ पर भी भरोसा रखना होगा। अगर मैं इन फूलों की ट्रीटमेंट करने के लिए तैयार हूँ, तभी मैं तुमसे यह फूल मंगाऊंगी। दरअसल मेरी एक दोस्त है जो इन फूलों का इलाज कर सकती है। तुम मुझे उन फूलों की तस्वीरें और सिम्टम्स मैसेज करके भिजवा दो। मैं अपनी दोस्त से पूछकर तुम्हें बताऊंगी कि वह इन फूलों का इलाज कर पाएगी या नहीं, मगर तुम्हें भी कुछ देर के लिए रुकना पड़ेगा। देविका को ये फूल भेजने से पहले तुम्हें मेरे फोन का इंतजार करना होगा। सागर जानता था कि देविका और आयशा के बीच में क्या संबंध थे। अब तक सागर ने दोनों के सोशल मीडिया अकाउंट से
यह पता लगा लिया था कि दोनों के बीच में क्या संबंध थे। सागर जानता था कि इस वक्त किसी एक का सपोर्ट करना कितना अक्वार्ड हो सकता है। सागर ने जवाब देते हुए फोन पर कहा, ठीक है, मगर सिर्फ कल तक मैं आपका इंतजार करूंगा। उसके बाद मैं यह फूल देविका जी को भिजवा दूंगा। फोन डिस्कनेक्ट करने के बाद सागर ने आयशा को फूलों की तस्वीर भिजवा दी और साथ में मैसेज में फूलों की होने वाली तकलीफों के बारे में भी लिख दिया। सागर ने जो मैसेज भेजा था वह सारी बातें और फूलों की तस्वीरें आयशा ने अनिका को भिजवा दिया और साथ ही अनिका को एक मैसेज टाइप करके दिया, क्या तुम इन फूलों का इलाज कर सकती हो? आयशा मारवा के ठीक बगल में खड़ी सावित्री ने सब कुछ देख लिया था। सावित्री ने आयशा मारवा की ओर देखकर कहा, अगर अनिका इन फूलों का इलाज नहीं कर पाई तो? मेरा मतलब है मैडम, यह क्या तरीका हुआ? आपने जो फूल मंगवाए थे वह अचानक देविका को कैसे भेज दिए जा सकते हैं? आयशा ने अपने हाथ में पकड़े हुए फोन को कसकर पकड़ते हुए कहा, इसी को किस्मत कहते हैं और मुझे अब मेरी किस्मत को मंजूर करना ही होगा। आयशा के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मन ही मन उन्होंने कोई डिसीजन ले लिया था। सावित्री ने आयशा मारवा से पूछा, आप क्या सोच रही हैं? आयशा ने इस बार मन ही मन यह तय कर लिया था कि अगर अनिका इन फूलों को बचाने में कामयाब हुई और वह फूल आयशा की जिंदगी में आए तो यह समझेगी कि वह फूल आयशा की किस्मत में लिखे हुए थे और इसीलिए आज वह फूल आयशा के पास हैं। और अगर ऐसा हुआ तो आयशा अपने बेटे से अपनी बीती जिंदगी के बारे में कुछ नहीं छुपाएगी। अगर किस्मत को मंजूर होगा तो माँ बेटे फिर से एक साथ खुशी खुशी रह पाएंगे और अगर आयशा की किस्मत में उसका बेटा रोहित नहीं लिखा होगा तो वह रोहित की जुदाई भी हंसते हंसते स्वीकार कर लेगी। आयशा ने इससे पहले यह बात कभी नहीं सोची थी। आयशा अपने बेटे की खुशी के लिए अपने बेटे को अपने आप से अलग रखकर इस बड़े से बिला में अकेले अकेले जिंदगी गुजार रही थी। मगर जब से आयशा ने रिया और आर्यन का चेहरा देखा था, आयशा की ममता ने जवाब दे दिया था। रोहित के बचपन को आयशा ने वीडियो के जरिए अपनी आंखों में कैद कर रखा था, मगर अब रिया और आर्यन के बचपन को वह अपनी आंखों से देखना चाहती थी, उनके प्यार को महसूस करना चाहती थी। बढ़ती उम्र के साथ शायद आयशा मारवा के अंदर की औरत कमजोर पड़ रही थी, मगर शायद यह कमजोरी माँ बेटे के संबंधों को सुधारने के लिए भी जरूरी थी। आयशा ने सावित्री की बातों का जवाब नहीं दिया, मगर अपने मोबाइल स्क्रीन की ओर देखकर आयशा अनिका को एक मैसेज टाइप करने लगी। अनिका उस वक्त मल्होत्रा हाउस में अपनी माँ के कमरे में मौजूद थी। अनिका ने पूरा कमरा छान लिया था। रोहित के घर जाने के बाद एक जो बरदाते हुई उसके बीच अनिका हमेशा से इस टेंशन से जूझ रही थी कि वह किस तरह अपने बेटे अलेक्जेंडर को बचाए। मगर अलेक्जेंडर को बचाने के लिए स्वाति मल्होत्रा की छुपाई हुई V16 पावर ड्रग की डोज का मिलना बहुत जरूरी था। मगर अनिका नहीं जानती थी कि आखिर स्वाति ने ऐसा कौन सा क्लू छोड़ा था जिसके जरिए वह V16 पावर ड्रग तक पहुंच सकती थी। स्वाति ने यह कर अनिका को बेहद कंफ्यूज कर दिया था कि वो क्लू अनिका की जिंदगी से जुड़े थे और अनिका के ही पास थे। अनिका को अगर कोई V16 पावर ड्रग तक पहुंचा सकता था तो वह खुद अनिका थी। इसका मतलब साफ था, स्वाति अनिका की इंटेलिजेंस पर भरोसा करती थी। उसे यकीन था कि एक दिन उसकी बेटी इतनी काबिल हो जाएगी कि स्वाति के छोड़े हुए क्लू को समझकर वह V16 पावर ड्रग तक पहुंच पाएगी। अनिका ने कमरे का हर कोना तलाश लिया था, स्टडी टेबल से लेकर कमरे के कोने में बनी लाइब्रेरी तक। हर चीज अनिका ने उलट पुलट कर देख ली थी। नानी माँ वहीं दरवाजे पर खड़ी हैरानी से अनिका को देख रही थी। नानी माँ ने अनिका से पूछा, तुम क्या ढूंढ रही हो बेटा? जरा बताओगी भी, क्या चाहिए तुम्हें? अनिका ने बिस्तर का गद्दा उड़ते हुए नानी माँ से पूछा। नानी माँ, मुझे बताइए, क्या मेरी माँ ने अपने पीछे कुछ छोड़ा था? मेरा मतलब है कोई गिफ्ट, कोई तोहफा, कोई भी ऐसी चीज? अनिका की बात काटते हुए नानी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, तुम्हारी माँ ने एक तोहफा जरूर छोड़ा था। नानी माँ की बात सुनकर अनिका हैरान हो गई। अनिका ने बिस्तर के गद्दे को फिर से अपनी जगह पर रखते हुए नानी माँ से पूछा, मुझे बताइए कि वो क्या छोड़ गई थी? वह कौन सा तोहफा था? मैं देखना चाहती हूँ। नानी माँ ने अनिका का हाथ पकड़ा और कमरे के कोने में बने ड्रेसिंग टेबल के पास ले गई। नानी माँ ने अनिका का चेहरा आईने में दिखाते हुए कहा,
यह देखो, कितना खूबसूरत तोहफा छोड़ गई है तुम्हारी माँ अपने पीछे। मुझे बताओ भला, इससे खूबसूरत और हसीन तोहफा देखा है तुमने कहीं? अनिका नानी माँ की फीलिंग अच्छी तरह समझ सकती थी, मगर इस वक्त अनिका के पास वक्त नहीं था। अनिका किसी भी हालत में उस V16 पावर ट्रक की ओर पहुंचना चाहती थी। अनिका तो यह भी नहीं जानती थी कि वह पावर ट्रक इस वक्त दुनिया के किस कोने में छिपा हुआ था। वह यह भी नहीं जानती थी कि क्लू मिलने के बाद उस ट्रक तक पहुंचने में उसे कितना वक्त लगने वाला था। अनिका एक बात अच्छी तरह से जानती थी कि वक्त गुजरते पल के साथ अलेक्जेंडर की सांसें की कड़ियां जुड़ी हुई थी। अलेक्जेंडर के पास वक्त बहुत कम था और अनिका के पास उस ट्रक तक पहुंचने के अलावा अलेक्जेंडर को बचाने का और कोई चारा नहीं था। अनिका अपने सर पर हाथ देकर वहीं बिस्तर पर बैठ गई। नानी माँ ने अनिका के कंधे पर हाथ रखकर पूछा, अरे बेटा, जरा बताओ कि भी आज क्या हो गया है तुम्हें? इतनी परेशान क्यों नजर आ रही हो? हमेशा शांत रहने वाली मेरी गुड़िया आज इतनी परेशान क्यों है? क्या रोहित की दी हुई कोई चीज खो गई है क्या? या फिर कोई काम में के दस्तावेज तुमसे खो गए हैं? अगर तुम्हारी वजह से किसी का कुछ नुकसान हुआ है तो फिक्र करना मत, तुम्हारी नानी अभी जिंदा है। तुमसे हर नुकसान की भरपाई कर देगी तुम्हारी नानी माँ। अनिका नहीं जानती थी कि वह इस वक्त नानी माँ को कैसे समझाए। नानी माँ की अपनी नवासी के लिए हो रही फीलिंग्स को अनिका अच्छी तरह समझ पा रही थी, मगर वह नानी माँ को असलियत बताकर उन्हें किसी भी तरह की परेशानी में नहीं डालना चाहती थी। अनिका अपने चेहरे से पसीना पोंछते हुए फिर से पूरे कमरे को अच्छी तरह से देखने लगी। कमरे के हर कोने में नजर डालने के बाद अनिका को इस बात का एहसास हुआ कि इस कमरे में कहीं कोई सुराग नहीं मिल रहा था। यहाँ तक कि अनिका ने कमरे की हर दीवार को अपनी उंगलियों से नॉक करके देख लिया कि कहीं कोई चीज किसी दीवार में घड़ी हुई या छुपी हुई मिले, मगर अनिका को कहीं से कोई उम्मीद की रोशनी नजर नहीं आ रही थी। अंजलि मामी और किशन मामा ने स्वाति के जाने के बाद उसका कमरा जैसा का तैसा रखा था। उस कमरे में किसी भी तरह के कोई बदलाव नहीं किए गए थे। यहाँ तक कि अलमारी से लेकर कुर्सी टेबल तक सब वैसे के वैसा रखा गया था। हाँ, कभी कभी साफ सफाई के लिए अंजलि मामी घर के नौकरों के साथ कमरे में आया जाया करती थी, मगर इसके अलावा कमरे में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया था। अनिका मन ही मन सोचने लगी कि अब अगर उसे V16 तक पहुंचना था तो किसी भी तरह से अनिकरण फार्मास्यूटिकल के साथ जुड़े हुए राज को तलाशना होगा। तभी अचानक अनिका के मोबाइल पर आयशा का मैसेज फ्लैश होने लगा, जिस पर लिखा था, क्या तुम इन पौधों का इलाज कर सकती हो? अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो मैं तुम्हें एक सच्ची कहानी बताने के लिए तैयार हूँ।